प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गोलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र द्वारा संपादित पुस्तक गोदान का महत्व से रामस्वरूप चतुर्वेदी की लेख गोदान की बुनावट को रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। तो चलिए, गोदान की बुनावट रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह लेख हम लोग ध्यान से सुनते हैं। गोदान की बुनावट रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रेमचंद हिंदी उपन्यास की वयस्कता की प्रभावशाली उद्घोषणा है। सामाजिक यथार्थ की जिस समस्या को उनके पूर्ववर्ती उपन्यासकारों ने आदर्श और यथार्थ के खानों में बांट कर देखा था, उसे प्रेमचंद एक साथ संपृक्त और संश्लिष्ट रूप में समझते हैं। कहानी कला का दूसरा विवेचन करते समय उनका पर्यवेक्षण है कि बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। इन मौलिक मनोवृत्तियों की समझ में से वे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित करते हैं, जिसे उन्होंने आदर्श उन्मुख यथार्थवाद नाम दिया है। यद्यपि अपनी परवर्ती रचनाकारों में वे धीरे धीरे और चुपचाप यथार्थ की ओर झुकते जाते हैं, यहाँ स्मरणीय है कि यथार्थ को वे घटना के स्तर पर उतना चित्रित नहीं करते हैं जितना अनुभूति के स्तर पर। अपने उपर्युक्त निबंध का समापन करते हुए वे लिखते भी हैं, खुलासा यह कि कहानी का आधार अब घटना नहीं अनुभूति है। खुलासा यह है कि कहानी का आधार अब घटना नहीं अनुभूति है। आदर्श और यथार्थ, घटना और अनुभूति का क्रमशः संतुलन प्रेमचंद अपनी अंतिम रचनाओं में पाते हैं, जिससे उनकी पिछली कथा कृतियाँ पूर्व प्रभावित ढंग से आलोकित होती हैं। गोदान उपन्यास का अंधेरा सेवा सदन को प्रकाशित करता है और कफन कहानी का पंच परमेश्वर तक। परिवार की जिस इकाई को तुलसीदास ने विविध पक्षों में अंकित किया, उसी की अनेक तरह की स्थितियां और परिणतियां द्विवेदी युग के दो लेखकों ने चित्रित की। काव्य के रूप में मैथिली शरण गुप्त ने और कथाकृतियों में प्रेमचंद ने। मैथिली शरण गुप्त यदि मर्यादावादी कवि हैं, उनके राम साकेत के 8वें सर्ग में घोषित करते हैं, मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा। तो प्रेमचंद अपने मुखिया चरित्र होरी के माध्यम से मर्याद वाले कथाकार हैं। गोदान में होरी अपने विद्रोही होते पुत्र को समझाता है, फिर मर्याद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्याद है वह नौकरी में तो नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मर्याद के लिए अपने को होम देने वाला होरी इसी एक बिंदु पर संवेदनात्मक रूप में एक दूसरे के निकट आते हैं। अन्यथा दो ध्रुवों पर स्थित इन भारतीय चरित्रों के बीच क्या तुलना हो सकती है। मर्यादा और मर्याद में जो तत्सम तद्भव का अंतर है, कुछ वैसा ही अंतर राम और होरी की चारित्रिक परिकल्पना तथा मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद के दृष्टिकोण में है। प्रेमचंद का रचनात्मक मूल्यांकन कई कारणों से समस्या उपस्थित करता है। वे पाठकों को जितना सहज हैं, आलोचकों को उतना ही मुश्किल। उनकी कथाकृतियाँ घटना और अनुभव बहुल दोनों हैं। यहीं प्रेमचंद आलोचक के लिए मुश्किल बनते हैं। यह स्थिति अपने में विडंबनापूर्ण है कि अनुभव बहुलता के जिस विशिष्ट गुण के लिए पाठक के रूप में वह आभारी था, वही अनुभव बहुलता आलोचक के रूप में उसके सामने एक सीमा बनती है। प्रेमचंद अपनी रचना प्रक्रिया में भाषा का
पूर्णतः दोहन कर लेते हैं। फलतः आलोचक के लिए ऐसी भाषा छवियां संकेत शेष नहीं बचते जिनके सहारे वह उस रचना में आए अर्थ का संवर्धन कर सके। और यहाँ प्रेमचंद गांधी के सबसे निकट आते हैं। विचारधारा के स्तर पर वे गांधी से प्रभावित रहे या फिर उनसे उपराम होते गए, यह एक स्थूल जानकारी की बात है। रचना के क्षण में वे गांधी के सबसे नज़दीक होते हैं। गांधी के विचार, दर्शन और व्यवहारिक जीवन और हमारे समकालीनों में शायद वे अकेले ऐसे थे जिनके यहाँ दोनों एक हो गए कि सबसे बड़ी विशेषता उनकी किफायतसारी है, जो उनकी तितिक्षा और कड़ाई के आदर्शों से जुड़ी रही है। गांधी के जीवन के प्रेरक प्रसंगों में एक वह माना जाता है जहां जहाज पर एक अंग्रेज या सहयात्री के गालियों भरे लंबे लेख में से उन्होंने आलपीन निकालकर अपनी डिब्बी में रख ली थी और अंग्रेज के यह पूछने पर कि उस लेख में उन्हें क्या सार मिला, गांधी ने डिब्बी खोलकर वही आलपीन बड़ी निष्ठा के साथ उसे दिखा दी थी। यहाँ गांधी का विनोदी रूप देखा जा सकता है, पर वह अलग बात है। मूल बात उनकी किफायतसारी की है। कुछ भी अनावश्यक रूप में व्यय नहीं होना है और छोटे से छोटे उपकरण का भी प्रयोग कर लिया जाना है। यह उनका मूल मंत्र था, अपने समय के लिए, देश की अर्थनीति के लिए और राजनैतिक शक्ति के लिए। मुंशी प्रेमचंद अपने ढंग से, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त अपने ढंग से, किफायतसारी का यह आदर्श अपनी रचना प्रक्रिया में रख कर चलते हैं। प्रेमचंद के यहाँ सामाजिक यथार्थ का चित्रण भी इसलिए फैल नहीं पाता, बर्बाद नहीं जाता। उनका रचना आदर्श आप से आप उनके यथार्थ चित्रण पर नियंत्रण रखता है। फलतः वे मजा लेकर यथार्थ का चित्रण नहीं करते, समूचे रचना विधान में उसका उपयोग करते हैं। यहीं अपने पूर्ववर्तियों से उनमें गुणात्मक अंतर आ जाता है। कुछ आलोचकों की राय में प्रेमचंद की कहानी कफन में यथार्थ का अतिरंजित रूप है, पर इस प्रसिद्ध रचना का विधान इतना संतुलित है कि यथार्थ के ब्यौरे पर उतना ध्यान नहीं आता जितना उनसे प्रकाशित होने वाले इस कटु सत्य पर कि गरीबी मनुष्य को कितना अमानवीय बना देती है। घटना से अनुभूति में होने वाला रूपांतरण, जिसका उल्लेख पहले हुआ है, यहाँ पूरा हो जाता है। किफायतसारी का आदर्श जैसा प्रेमचंद के यथार्थ चित्रण में है, उससे और गहरे धरातल पर उसके भाषिक विधान में है। भाषा का सत्य अपनी रचना में वे पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं। यथार्थ के नियमन की तरह उनका यह गुण भी पाठक के लिए अत्यंत संतोषप्रद है, पर यहाँ विधान के स्तर पर जैसा संकेत किया गया, वे आलोचक के लिए कठिनाई उत्पन्न करते हैं। यह स्पष्ट है कि कोई भी रचनाकार आलोचक के लिए नहीं लिखता, पाठक के लिए लिखता है और उसके रचना कार्य से यदि यहाँ कुछ विडंबनाएं उत्पन्न होती हैं तो उनके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। महात्मा गांधी बहुत बड़े हैं, मनीषी हैं, पर रचनाकार का उनसे विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रेमचंद बहुत बड़े रचनाकार हैं, पर आलोचकों का उनसे प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यद्यपि कि रचनाकार का पहला दायित्व तो पाठक के प्रति है और वहाँ वे महान हैं, आलोचक अपनी चिंता स्वयं करेगा। गोदान में होरी की महानता और यहाँ महानता का प्रयोग कैसा अटपटा लगता है। बहुत कुछ इसलिए है कि अपने जीवन क्रम में वह व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के बीच कोई अंतर्विरोध नहीं उपजने देता।
इस लंबे प्रयत्न में वह धीरे धीरे अपनी ट्रेजिक नियति को प्राप्त होता है। मैथिली सरलगुप्त पौराणिक इतिवृत्ति के कवि हैं, इसलिए उनके यहाँ व्यक्ति, परिवार और समाज तक के आयाम हैं। राष्ट्र का अधिक व्यापक आधुनिक चौथा आयाम प्रेमचंद की कथा कृतियों में उभरता है, जिससे चरित्र का प्रयत्न और सघन तथा कठिन होता है। होरी एक सामान्य धर्म भीरू पर व्यवहार बुद्धि से युक्त व्यक्ति है, जो जीवन भर परिवार और समाज से तालमेल रखने की कोशिश में रहता है और राष्ट्रीय जीवन की बड़ी समस्याओं के प्रति भी जागरूक है। इस जमाने में मोटा होना बेहाई है, 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। इस तालमेल की कोशिश में वह अपनी मरजाद का ध्यान बराबर रखता है, जिस वजह से तालमेल बहुत बार टकराहट में बदल जाती है। अपने लिए वह कहता है, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा छोटा पहनना और मोटा छोटा खाना और मर्यादा के साथ रहना चाहते हैं। वह भी नहीं सदता। यही संक्षेप में होरी की जीवन का गाथा है, जहां भारतीय किसान का गाय के प्रति दुर्निवार आकर्षण आरंभ से अंत तक चलता है। गोदान का रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है कि उसमें अनवरत संघर्ष, करुणा, सहानुभूति, ट्रैजिक अंत के बावजूद कहीं किसी एक के प्रति कड़ुआहट नहीं आती। गहरा असंतोष उमड़ता घुमड़ता है तंत्र के प्रति। गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, ऐसा विधान लेखक के गहरे रचनात्मक आत्मविश्वास का प्रबल साक्ष्य है। इस युग के अन्य बड़े लेखकों जैसे प्रसाद निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने अपने ढंग से भारतीय और पाश्चात्य विचार सारणियों को इसी स्तर पर मिलाया है। पुनर्जागरण से आरंभ हुई सांस्कृतिक टकराहट की यह श्रेष्ठतम उपलब्धि और निष्पत्ति है। उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद की बड़ी सफलता इस बात में भी है कि उन्होंने अच्छी किस्सागोई को व्यापक रचना दृष्टि के साथ जोड़ा है। उनके पहले ये दोनों तत्व सेवा सदन से लेकर कर्मभूमि तक किस्सा और दृष्टि में से एक या कभी कभी दोनों मुखर हैं। गोदान में पहुंचकर संतुलन पूरा हो जाता है और उसके साथ प्रेमचंद का जीवन भी। कमायनी के साथ ऐसे ही प्रसाद का और हिंदी साहित्य का इतिहास के साथ संवर्धित संशोधित संस्करण के प्रकाशन के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चरमोत्कर्ष पहुंचता है और जीवन का अवसान काल भी। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। कहीं कहीं मुखर हो जाने के बावजूद प्रेमचंद की चरित्र सृष्टि ऐसी विशिष्ट है कि उसमें लेखक की सहानुभूति का बंटवारा नहीं किया जा सकता। उनके यहाँ बुराई और अच्छाई है, बुरे और अच्छे चरित्र नहीं। वे जब भी जिस चरित्र को खड़ा करते हैं उसे इतना मानवीय बना देते हैं कि उसकी दुष्ट प्रवृत्तियों से तो हम घृणा करते हैं, पर उस व्यक्ति से नहीं। बड़ा उपन्यासकार बहुत बार अपने चरित्रों का संसार इसी तरह निर्मित करता है। तो इस प्रकार प्यारे साथियों, हम लोगों ने डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की गोदान की बुनावट शीर्षक लेख को रिकॉर्डिंग किया। तो आप सभी से पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन करता हूं कि यह रिकॉर्डिंग या वीडियो मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए तैयार किया हूं, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिए। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए।